students, welcome to chemistry class. As you know, in last class we talk about the electrolysis product of electrolytes कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो उनका प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पे क्या ऑब्टेन्ड होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो जो ये डिस्कशन हमारा था कि व्हाट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, that is known as qualitative analysis. That means only we know that what product is obtained at different electrode. जो आज का हमारा टॉपिक है और जिन्होंने ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं देखा है, एक बार प्रीवियस वीडियो को वॉच कर ले, जिससे ये समझ आए कि किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वो उनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पे हम डिसाइड करते कि कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगा। ऑलवेज कंफ्यूजन रहती है जब हम किसी भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैंने आपको बताया कि जो वो प्रोडक्ट, जैसे हमने कॉपर सल्फेट का बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो देखा कि डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं। तो वो जो भी प्रोडक्ट का ऑब्टेन्ड होता है या जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट हमें कैथोड या एनोड पे ऑब्टेन्ड होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने अमाउंट में उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है, उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसको हम करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से, और उसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो टुडे वी टॉक अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, कि उस इलेक्ट्रोड पे वो जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितने क्वांटिटी में, कितने अमाउंट में डिपॉजिट हुआ है, उसके बारे में हमें समझना है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करो तो आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं कि हम जो भी सब्सटेंसेस कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी उस पे डिपॉजिट होती है उसको कैलकुलेट कर सके, इसके लिए हम पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फैराडे के दो लॉ हमें पढ़ने हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली बेस्ड होगा फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, हम यहाँ पे समझने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस टू मेटल इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड, एंड जिस भी सब्सटेंस का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उसको हमने लिया। तो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो ये कहते हैं कि the mass of the substance which deposited at electrode, the mass of the substance which deposited at electrode during the electrolysis is directly proportional to charge passing through the solution। यानी कि जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का हम इन इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और जिस भी सब्सटेंस का डिपोजिशन इलेक्ट्रोड पे होता है उसकी कितनी क्वांटिटी उस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि हमने उसमें कितना चार्ज पास किया है, हमने कितना चार्ज उसके अंदर पास किया है। तो वो चार्ज जो मास जो होगा, मास ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जितनी भी क्वांटिटी में हमने चार्ज पास करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वहां पे मास उस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। यही स्टेटमेंट है फैराडे फर्स्ट लॉ का। द मास ऑफ द सब्सटेंस विच डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, कि कितनी क्वांटिटी में हमने चार्ज उसके अंदर पास किया है उसी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मास उस पे डिपॉजिट होगा।
कहने का सीधा सा मतलब है कि जितना हम उसके अंदर चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा, जितना कम चार्ज उतना कम मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, इसके बाद हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ZQ। ये आपका Q क्या है? Q चार्ज है। चार्ज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, current into time. That means here you can write ZIT। ये एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। इस पे हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जिससे चीजें आपको इजीली क्लियर हो जाए। अब इसमें Z क्या है? Z को हम बोलते हैं Z is known as electrochemical equivalence। electrochemical equivalence। Z is known as electrochemical equivalence। And what the meaning of electrochemical equivalence and how it is defined? हम दोनों चीजें सीखेंगे कि Z को हम डिफाइन कैसे करते हैं और ये भी सीखेंगे कि Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे Z को डिफाइन करने के लिए अगर हम मान लेते हैं कि व्हेन 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड टाइम, जब हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक इस सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे तो जो मास ऑफ सब्सटेंस होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के इक्वल होगा। एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। when 1 ampere current passing through the solution for 1 second, the mass of the substance deposited at electrode is equals to electrochemical equivalence। is it clear? तो आई थिंक इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें इसके अंदर डिस्कशन ये करना है कि हम Z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं Z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Z को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ओवर F और फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, अब जो ये इक्विवेलेंट वेट है इसमें आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते। एलिमेंट के लिए हम वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव उससे डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो उसका इक्विवेलेंट वेट पता चलता है। ठीक है, तो जनरली अगर हमें किसी का भी निकालना है, सपोज मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट का निकालना है, सपोज कोई एलिमेंट है और उसका हमें इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम यहां पे लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास ओवर वैलेंसी फैक्टर। ठीक, इक्विवेलेंट वेट के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं एटॉमिक मास ओवर वैलेंसी फैक्टर, और इसी को हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास को कैपिटल A और वैलेंसी फैक्टर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें इक्विवेलेंट वेट का एक फॉर्मूला है। तो फिर हम इसमें ये डिस्कशन करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये एक रिलेशन मिल गया। अब इस वैल्यू को जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से जरा। हमने फॉर्मूला लिखा था m इज इक्वल्स टू जेड आई इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, z की जगह हम रख सकते हैं
A/NF, क्योंकि हमने पता है Z इक्वल्स टू A/NF। ठीक है, एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट के लिए A/N और फैराडे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये N इंटू आई इंटू टी इक्वल्स टू M। ये एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो I इंटू टी को Q भी लिख सकते हो, चार्ज भी। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर चार्ज पूछ लिया गया तो आप यहाँ से चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते, अलग अलग टाइप के, किस किस तरीके से आपसे चार्ज पूछा जाएगा। तो चार्ज पूछा जाएगा तो दिया रहेगा कि कितना मास उसका डिपॉजिट हुआ है, एटॉमिक मास पता रहेगा, वैलेंसी फैक्टर पता रहेगा, F हमें पता है 96500, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं। ये दे दिया जाएगा कि 5 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द 60 मिनट एंड देन कैलकुलेट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। तो करंट पता है, टाइम पता है, एटॉमिक मास एंड वैलेंसी फैक्टर, F फैराडे कांस्टेंट, तो मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे मैं क्या करता हूं, आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूं और उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले उसमें देखो कि गिवन क्या है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स, यानी कि चार्ज पूछा गया, Q पूछा गया। ठीक, M गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट 40.5। ठीक, व्हेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, ये रिएक्शन है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 और इसकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे, या वैलेंसी फैक्टर एक्चुअली अभी हम लिख रहे हैं 3। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट ये करना है। ठीक है, Q कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है मास इक्वल्स टू A इंटू Q/NF। ये अभी थोड़े देर पहले मैंने ये फॉर्मूला लिखा था आपके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है एक्चुअली, कि जो भी उसका चार्ज कैलकुलेट करना है, तो चार्ज के लिए लिख लो आप Q इक्वल्स टू M इंटू NF ओवर A। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए फटाफट, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको Q कैलकुलेट करना है। M गिवन है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, इतना डिपॉजिट करने के लिए, तो ये हमने ले लिया 40। एल्यूमिनियम का मास हो गया 27, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। ठीक है, अब जो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, मास इक्वल्स टू A इंटू Q/NF। बुक्स के अंदर अलग तरीके से सॉल्व होता है, आप इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। Q इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखोगे मास 40.5 N3 96500। ठीक है, और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का 27। बस इसी की कैलकुलेशन आपको कर देनी है, आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से इसको कर सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आंसर होगा इसका 4.35 इंटू 10⁵ कूलम, 34 कूलम। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द टाइम डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड when a current of 1.5 ampere is passed through the solution of AgNO3। टाइम हमसे पूछ लिया गया, टाइम कैलकुलेट करना है, मास डिपॉजिट 1.5 ग्राम। ओके, करंट कितना है 1.5 एम्पियर।
और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें सिल्वर मेटल है। सिल्वर मेटल का एटॉमिक मास होता है 108, यानी कि एटॉमिक मास हो गया आपका 108 और सिल्वर की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब हम पूरा लिखेंगे A इंटू आई इंटू टी ओवर NF। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है। करंट गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, वैलेंसी फैक्टर गिवन है, F गिवन है। तो I इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मास इंटू N इंटू F ओवर A इंटू करंट, दिस इज द फॉर्मूला। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना हो गया आपका 1.5 ग्राम इंटू वैलेंसी 1, फैराडे कांस्टेंट 96500 डिवाइडेड ओवर एटॉमिक मास 108 इंटू करंट कितना है 1.5 एम्पियर। दैट गिव्स द time which required to deposit 1.5 gram of the silver। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। $893.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2015 में आया हुआ है, 2015 का ये क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, और उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फैराडे सेकंड लॉ पे डिस्कशन करेंगे। ओके।